हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे राजनीति विषय का एक ऐसा टॉपिक जो हमें बताएगा कि हमारे भारत सरकार किस तरह से चलती है और किस तरह से वो हमारे भारत देश के ऊपर शासन होता है या फिर जो भारत सरकार है उसके कौन कौन से अंग हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ऐसा देखते हैं कि हमने भारत सरकार के बारे में, भारत सरकार तक आने से पहले हमें एक राजनीति का एक पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप दूसरा वीडियो एक बार पहले देखिएगा, जिसके अंतर्गत मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो हमारी राज्यसभा बनी, लोकसभा में क्या होता है, किस तरह से। हम आज शुरू करने वाले हैं भारत सरकार को। देखिए क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया सीक्वेंस तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर अपन इनको नोट करने में रह जाएंगे तो फिर नोट ही करते रह जाएंगे। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार जो मुखिया होता है, भारत सरकार का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का एक हम ऐसे देख लेते कि भारत का या हमारे देश का जो पहला नागरिक होता है वो पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारे रामनाथ जी कोविंद। तो यहाँ पर श्री रामनाथ जी कोविंद हमारे भारत के पहले नागरिक हैं। हमने भारत के नागरिक राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हम उसके लिए एक स्पेशल एक अलग से वीडियो जो राष्ट्रपति के बारे में या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। भारत सरकार के 3 अंग। पहला हो जाता है हमारा व्यवस्थापिका। पहला क्या हो जाता है? व्यवस्थापिका। दूसरा हो जाता है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका 3 अंग है हमारे पास में। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लेके देखिए, जैसे घर में कभी शादी होती है तो घर में शादी या फिर शादी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 काम होते हैं। एक तो व्यवस्था देखने वाले होते हैं और दूसरे जो कार्य करने वाले। अब क्या होता है कि व्यवस्था देखने वाले और कार्य करने वाले, इन दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं पगड़ी वाले, वो न्यायपालिका का काम करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि जब कभी ऐसा हमारे देश के लिए आवश्यक हो जाता है कि कार्यपालिका और इनके बीच में व्यवस्थापिका और इनके पास में अगर कोई भी मतभेद होता है या हमारे देश का कोई सा भी न्याय अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं या हम किसके पास जाते हैं? न्यायपालिका के पास में। देखिए, व्यवस्थापिका को 2 भागों में वापस बांटा जाता है। पहला हम ले लेते हैं जैसे लोकसभा। देखिए, लोकसभा हमारे पास में ऐसा आता है कि लोकसभा और एक और जो है हमारे पास में वो है राज्यसभा। 2 हैं लोकसभा और राज्यसभा। एक वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि राज्यसभा अंतरिम सभा जो बनी वो कब बनी, 1952 तक वो उसका स्ट्रक्चर क्या रहा, या स्वतंत्रता के लिए जो पहली समिति या पहली बैठक हुई, वो सारी चीज़ें जो हमारा संविधान लिखने की जो आई या पहली बार राज्यसभा की बात कहाँ आई, उस वीडियो में पूरा बताया गया। हम उस पूरी डिटेल को भी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम अभी सीधा सीधा देखने वाले हैं कि व्यवस्थापिका के 2 अंग हुए। एक हुआ लोकसभा और दूसरा कौन सा हुआ? राज्यसभा। यहाँ पर कार्यपालिका के हमारे पास में 3 अंग होते हैं। एक हुआ राष्ट्रपति, दूसरा हुआ उपराष्ट्रपति और तीसरा हुआ मंत्रिपरिषद। तो 3 अंग हमारे पास में हुए। एक कौन हुआ? राष्ट्रपति, और दूसरा कौन हुआ? उपराष्ट्रपति, और तीसरा कौन हुआ? मंत्रिपरिषद। और हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च, जिसको उच्चतम भी कहा जाता है, सुप्रीम जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास में एक भारत सरकार के बारे में पढ़ने के लिए 3 चीजें हैं, जिनमें से एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकसभा की अगर हम बात करें तो देखिए, लोकसभा को थोड़ा सा हम इस तरह से देखते हैं कि जिनको हम वोट देते हैं और वो जो दिल्ली जाकर वहाँ पर बैठते हैं, लोकसभा वहीं पर है, तो लोकसभा में जो दिल्ली बैठते हैं, या फिर अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि लोकसभा जब होते हैं चुनाव तो उसमें बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, बहुमत प्राप्त दल
का जो नेता होता है वो नेता क्या बनता है, वो नेता हमारा प्रधानमंत्री बनता है। और वो बहुमत कैसे प्राप्त होता है, तो हम इसके लिए हम खुद वोट करते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए हमें वोट करने की जरूरत नहीं है। वो इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं राज्यसभा के वोट, जबकि लोकसभा के वोट डायरेक्ट मेथड से होते हैं। 18+ वाले जितने भी होते हैं वो वोट करते हैं। भारत में अधिकतम 552 लोकसभा सीटें हो सकती है अधिकतम, और राज्यसभा सीटों की अपन बात करें तो 250 अधिकतम लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें हो सकती है। देखिए 552 और यहां पर कितनी होगी 250 राज्यसभा की अधिकतम का मतलब क्या होता है, 552 तक हो सकती है, जबकि अभी 545 हमारे इसमें है और 245 इसके अभी वर्तमान में हैं। और ये क्या है, हो सकती है, मतलब अगर जनसंख्या बढ़ती है या उससे रिलेटेड कोई कार्य होता है तो ये इनकी सीटें हो सकती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनको अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, जिनको हम सांसद बोलते हैं, है ना, लोकसभा सांसद, उन लोकसभा सांसद का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, और वो डायरेक्ट मेथड पर होता है। डायरेक्ट मेथड पे मतलब हम स्वयं हम उसको वोट करते हैं, और हम स्वयं हम उसके वोट करने के बाद हम उनको जो भी हमारे इस संसदीय क्षेत्र से विजेता बनता है वो लोकसभा में जाकर बैठता है। दूसरा आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हम उनको वोट नहीं करते। उनका वोट करने के लिए लोकसभा के सांसद जाते हैं या फिर विधायक जाते हैं, विधानसभा के ये सभी जाते हैं और फिर वो वोट करते हैं वहां पर। अब देखिए क्या होता है कि लोकसभा जो 5 वर्ष के लिए जिनका इलेक्शन होता है, तो इनमें क्या होता है कि लोकसभा जब पूरे भारत में से सब तरफ से सीटें जीत जाते हैं, तो जो बहुमत प्राप्त दल का नेता बनता है वो लोकसभा में बैठता है और वहीं पर वो एक पद ग्रहण करता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होता है कि इसका जो मुखिया बनता है वो उपराष्ट्रपति को ले लिया जाता है। राज्यसभा के लिए किसको ले लिया जाता है, उपराष्ट्रपति। हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, हाँ उसको पदेन राज्यसभा का सभापति वेतन मिलता है। यहाँ पर लोकसभा के जो सांसद होते हैं ये इनके लिए जो 18+ वाले जितने भी लोग वोट करते हैं उन वोटों से जो भी व्यक्ति जीतता है वही लोकसभा में जाकर वहां बैठता है। जबकि राज्यसभा के लिए क्या हो जाएगा, वहां पर राज्यसभा वाले में क्या हो जाएगा कि ये लोग उसको जिताएंगे, मतलब किसी एक राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसके लिए ये लोग वोट करेंगे। अब बात आती है कि क्या 545 ही वोट होकर जाते हैं, तो नहीं। इसमें क्या रहता है कि दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं, वो आंग्ल भारतीय के लिए 2 पद वहां पर रहते हैं। तो क्या इसमें 245 ही होते हैं, नहीं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 12 सदस्य जो रहते हैं, 12 सदस्य जो रहते हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जिन्होंने कभी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्होंने देश का जो नाम किया हो, खेल में किया हो या फिर विज्ञान में या साहित्य में किया हो, तो वो लोग यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वो तब तक रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति का प्रसाद उनको मिलता रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक वो उस पद पर बने रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 6 वर्ष के बाद वो अपने आप अपना पद छूट जाता है। जबकि यहाँ पर लोकसभा क्या हो जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, स्थायी सभा में आती है। जबकि लोकसभा जो रहती है वो हर 5 वर्ष के बाद में स्वतः भंग हो जाती है, या उससे पहले कभी अगर मान लिया जाए कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता वहाँ से जो सदस्य हैं वो सभी अगर वहाँ से मना कर देते हैं तो उसके बाद में वापस वो भंग हो जाती है, फिर वापस चुनाव होते हैं इस तरह से। अब बात आती है हमारे पास में राष्ट्रपति की। देखिए कार्यपालिका में सबसे पहले व्यक्ति जिसे हमने देखा है कि भारत सरकार का पहला व्यक्ति जो है वो कौन है, राष्ट्रपति। पहला हमारे भारत देश का जो पहला नागरिक है वो कौन है, राष्ट्रपति है। यहाँ पर भी हमारे पास में कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर देखिए व्यवस्थापिका में आप इसको ऐसे देखिए कि अगर कोई भी कार्य, मैं भी आपको लोकसभा और राज्यसभा पूरा वापस डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ लोकसभा में जब भी कोई विधेयक पास होता है तो वो राज्यसभा में जाता है।
धन बिल को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर सारे राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा अगर उसको अप्रूव कर देती तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। सारे विधेयक लोकसभा में पारित होते हैं, लोकसभा से वो राज्यसभा में पारित होते हैं, और राज्यसभा से वो कहां पहुंचते हैं? राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति जो रहता है वो एक ऐसा मुखिया है जो इन दोनों को मैनेज करता है, वो इन दोनों की संयुक्त बैठक भी बुला लेता है। हमने राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि जैसे कि वो तीनों सेनाओं का महासेनापति होता है, महासेना नायक होता है, या जो मुख्य सेनापति जिसको बोलते हैं। अभी एक CDS पोस्ट बनी, सुना होगा आप लोगों ने, चीफ डिफेंस जो ऑफिसर होता है उसकी एक पोस्ट बनाई गई है, और उसके लिए भी अब ये उन तीनों सेनाओं को एक ही जगह से मैनेज किया जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो रहता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हमारे पास में राज्यसभा और लोकसभा के लोग आते हैं। उसके बाद में एक उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। और मंत्री परिषद के अंदर आपने कभी सुना होगा कि एक वरिष्ठ मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री जिसको बोलते हैं। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। 2 तरह के मंत्री रहते हैं यहाँ पर, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। और ये मंत्री वही होते हैं जो लोकसभा में से जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो मंत्री परिषद में अपने जो सांसद आते हैं उन सभी सांसदों को यहाँ पर सिलेक्ट करवा के रखते हैं, मंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं, और वो एक पूरा कमेटी बनाते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री है, या फिर ये कपड़ा मंत्री, ये उद्योग मंत्री है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके अंडर में रहेगा, इस तरह से। और इन सभी का जो मुखिया रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा। इन सभी का मुखिया कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए, न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बहुत सारे न्यायालय आते हैं जिसे को हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, अब देखिए इस उच्च न्यायालय शब्द के लिए हम अगर बात करें तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का अलग हो सकता है। उच्च न्यायालय क्या हो सकता है? प्रत्येक राज्य का अलग हो सकता है, होता है, हो भी सकता है। बहुत सारे राज्य हैं जो उस उच्च न्यायालय के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर उसे राज्य उच्च न्यायालय कहते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ बहुत सारे न्यायालय जो जिला में चलते हैं तो उसको जिला उच्च न्यायालय बोलते हैं। जिला उच्च न्यायालय के बाद में जो कोर्ट बनता है हमारे पास में, कचहरी जिसको बोलते हैं, तहसील न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, तो वो तहसील न्यायालय आ जाता है, तहसील न्यायालय आ गया। और उसके बाद में हमने एक शब्द और सुना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जब कोई न्याय हमें जल्दी से चाहिए रहता है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि इतने मामले लंबित पड़े हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि ये न्यायालय से जब निपटते नहीं है तो वहां पर जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कि ये हमारे देश के मामले हैं, अच्छा यहाँ पे एक और चलता है जिसको ग्राम न्यायालय बोलते हैं, ग्राम न्यायालय। अब अगर मान लीजिए कोई देश का मामला है एक दूसरे देश के साथ में, तो वहां पर जो न्यायालय चलता है वो न्यायालय किस तरह का चलता है? वो न्यायालय चलता है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ICJ जिसको बोलते हैं, वो क्या बन जाता है? ICJ बन जाता है। वहां पर जब देशों से लड़ाई होती है या कोई ऐसा होता है तो वहाँ ICJ में वो केस चलता है, क्योंकि हमारी कोर्ट तो हमारा ही फैसला देगी। अलग अलग कोर्ट जो रहती है वो अलग अलग फैसला देने के लिए इस तरह से चलती है। तो देखिए, हमने जो देखा भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार का जो मुखिया रहता है वो राष्ट्रपति रहता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद। न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो सर्वोच्च न्यायालय आता है, और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राज्य उच्च न्यायालय, और राज्य उच्च न्यायालय के बाद में जिला उच्च न्यायालय, फिर तहसील न्यायालय, फिर ग्राम न्यायालय। हम इन सभी को एक वीडियो और हम बनाने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम स्पेशली केवल लोकसभा के बारे में ही देखेंगे, फिर हम केवल राज्यसभा के बारे में ही देखेंगे, फिर हम कार्यपालिका के बारे में जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद बनता है, इसमें कैबिनेट मंत्री या फिर वरिष्ठ मंत्री, या फिर आपने देखा होगा कि एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनते हैं, है ना, या संसदीय सचिव बनते हैं, तो वो सभी हम इसके अंतर्गत एक पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है जो आपको भारत सरकार के बारे में सारी चीज़ों को बताता है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसके अंतर्गत सारी डिटेल्स देखने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि किसका कार्यकाल क्या होता है। ये तो हमने थोड़ा सा तो देखा ही है, फिर भी हम इसके बारे में और भी डिटेल के अंतर्गत कि कौन कितनी किस तरह से चुना जाता है, उसका वेतनमान क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, या वो किस तरह से नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और जो पॉइंट नोट करने लायक होते हैं उन्हें नोट करिएगा। थैंक यू।